मेरा एक्स ससुराल। तुम ठीक तो ना? कहीं लगी तो नहीं? क्या हुआ भाभी, अचानक थाली हाथ से कैसे गिर गई? वो मैं, ये किसकी चिट्ठी आई है? अरे ये तो बनारस वाली मौसी जी है ना, उनके बेटे की शादी की चिट्ठी है, उनका न्योता आया हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। पर हुआ क्या? तुम डर क्यों गई थी? तुम्हें क्या लगा क्या है इसमें? नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगी? वो तो बस हाँ, थाली गर्म थी ना तो मेरे हाथ से छूट गई, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए, मैं ये साफ कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं अनुज, तुम क्यों करोगी, मैं कर देती हूँ साफ। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप बैठिए ना, थोड़ी देर आराम कीजिए। अरे चलो बैठो भी थोड़ी देर, आओ। यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर इन्हें पता चल गया मेरे अतीत के बारे में तो नहीं नहीं, मैं अपने पति और ससुराल वालों की नफरत नहीं सहन कर सकती। अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है दिव्या? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं रसोई में जाती हूँ, बहुत काम पड़ा है। हाँ ठीक है, लेकिन आराम से काम करना, कोई जल्दी नहीं है। जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्या मुझसे कुछ छुपा रही है? भैया, भाभी कुछ डरी डरी नहीं लग रही थी, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, शायद ज्यादा काम की वजह से थक गई होगी। सही तो है, माँ भी तो नहीं है 2 दिन से घर में, तो उनका काम तो बढ़ ही गया है। माँ और पापा बस आज शाम को आने ही वाले हैं। चलो ये भी बढ़िया है। अनुज के हाथ की चिट्ठी देखकर दिव्या काफी घबरा सी गई थी, जो अनुज और आकाश को भी दिख रहा था, लेकिन दिव्या ने बात को टाल दिया। लेकिन कोई तो ऐसी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब दिव्या दिन को अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसका फोन बजता है। ये क्यों मुझे बार बार फोन कर रहा है, अकेला क्यों नहीं छोड़ देता मुझे? क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? सुना है आज तुम्हारे सास ससुर जयपुर से शाम को वापस आ रहे हैं। मैं सोच रहा था उनसे मिल लेता हूँ, कुछ बताना था उन्हें मुझे। देखो ये धमकियां देना बंद कर दो अब। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे? अब रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता रहा तो सही ना। और तुमने हमारे रिश्ते के बारे में अपने ससुराल वालों को बताया कि नहीं भाई? तुम कहो तो मैं बता दूं। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हमारे बीच में जो भी था सब खत्म हो गया है। तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था ना, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे ससुराल में तुम्हें बदनाम कर देता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। अब देखो शाम को आ रहे हैं ना तुम्हारे सास ससुर, कैसे मैं उनके कान भरता हूँ। तुम कुछ भी नहीं करोगे ऐसा, प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कभी तुम्हारी माँ, कभी तुम, तो कभी तुम्हारी बहन मुझे धमकियां देते रहते हो। छोड़ दो मेरा पीछा प्लीज। इतनी आसानी से तो नहीं। हेलो हेलो। काश उस दिन मेरा रिश्ता इनके साथ ना जुड़ा होता। तो भाई साहब, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। लेकिन बहन जी, आपने अचानक यहाँ आकर दिव्या को अंगूठी पहना दी। हमने तो हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। अरे भाई साहब, अब रिश्तेदारों को तो बताते रहिएगा, लेकिन दिव्या हमारी हो गई। बहुत अच्छा बहन जी। अब हम शादी भी जल्दी कर लेंगे। दिव्या की अचानक सगाई के बाद रवि के घर वाले शादी की भी जल्दी कर रहे थे, और उसी बीच रवि की माँ और रवि खुद लेन देन को लेकर नई नई डिमांड्स पर उतर आए थे। आज ये कार मांग रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब इनके पास इतना पैसा है तो ये सब क्यों कर रहा है। उस दिन शीला बहन जी ना उनके रिश्तेदारों के लिए सोने के सिक्के मांग रही थी। इनकी डिमांड्स तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है कि ये परिवार हमारी दिव्या के लिए सही नहीं है। हमें ये सगाई तोड़ देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आज ही इन्हें मना कर देती हूँ। इन जैसे लालची लोगों के घर में हमारी दिव्या कभी सुखी नहीं रहेगी। दिव्या के पिता ने रवि और दिव्या की सगाई तोड़ दी और कुछ समय बाद अरोरा परिवार के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। दिव्या इस परिवार में काफी खुश थी, लेकिन उस पर से उसके एक्स ससुराल का साया हटने का नाम नहीं ले रहा था। शीला, उसकी बेटी रिया और रवि अक्सर दिव्या को धमकी देते कि वो उसका नाम खराब कर देंगे, और दिव्या इसी डर में जी रही थी। दिव्या चलो बाहर, माँ और पापा आ चुके हैं। जी चलिए चलिए। अपना घर अपना होता है, चाहे कितना भी घूम लो, सच में। सो तो है जी। आप दोनों कैसे, मम्मी जी पापा जी?
हम ठीक है दिव्या, तुम कैसी हो बेटा? आपके बिना तो इसका मन ही नहीं लग रहा था माँ। अच्छा वैसे दिव्या, मुझे तुम्हारी दोस्त मिली थी वहाँ। क्या नाम है उसका? रिया। हाँ रिया नाम था उसका। रिया, उसने आपसे कुछ कहा क्या? कुछ गलत बोल रही थी क्या? थोड़ी सी अजीब तो थी। कह रही थी दिव्या जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसका एक राज जो उसने छुपा के रखा है, पता नहीं ऐसा कुछ बोल रही थी वो। मम्मी जी वो ऐसी ही है और वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, बस मेरे साथ कॉलेज में थी। आप ना उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ शायद वो दिव्या से जेलस होगी माँ। हाँ और नहीं तो क्या। मेरी बहू है ही इतनी सुंदर और सुशील कि हर कोई उससे जलता होगा। खैर जाने दो। पापा जी मम्मी जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ चलो भाई, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ, रिया के बारे में सोच रही हो क्या? नहीं तो मैं क्यों सोचने लगी उसके बारे में? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचते। अगर कोई बुरा कहेगा भी तो हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको इतना विश्वास है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। बस इसी बात का तो डर लगता है मुझे कि कहीं कभी मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया तो। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दिव्या के मन का डर बढ़ता ही जा रहा था और उसके एक्स ससुराल वालों की हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो बस उसे धमकी भरे फोन करते थे, लेकिन अब वो उसके ससुराल वालों से मिलने भी लगे थे। यहाँ दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्या हुआ मम्मी जी, आप किसी चिंता में हैं क्या? क्या सोच रही हैं? पता नहीं, सुबह से किसी नए नंबर से फोन आ रहा है। बात करने पर एक ही बात बोल रहे हैं। कोई राज की बात बतानी है आपको। अरे माँ कोई मजाक कर रहा होगा। अरे पर कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा बेटा? और ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता? दिव्या, तुम्हें कुछ पता है क्या इसके बारे में? मुझे नहीं पता मम्मी जी इसके बारे में, मैं नहीं जानती। पता नहीं कौन है और क्या राज की बात बताना चाहता है ये। अरे माँ छोड़ो भी, जाने दो। इनकी हिम्मत तो बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। हाँ वही कुछ कर सकते हैं। अगर ये लोग मेरे ससुराल वालों के सामने आ गए तो नहीं नहीं नहीं, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, सब खराब हो जाएगा। दिव्या के एक्स ससुराल की हरकतें अब बढ़ती जा रही थी, इसलिए दिव्या ने अब अपने पापा को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। पापा प्लीज आप कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा पूरा संसार खराब हो जाएगा। बेटा तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैं आज ही जाकर इनसे बात करूँगा और अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। पापा प्लीज आप जल्दी से कुछ करिए, कहीं ये मेरे ससुराल वालों के सामने आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? इसे क्या जवाब देना है दिव्या? नहीं तो वो मैं ना बस यूं ही पापा से बात कर रही थी। अरे तो तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? नहीं तो मैं कहाँ घबरा रही हूँ। कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं नहीं, मैं क्यों आपसे कुछ भी छुपाने लगी। ठीक है, लेकिन देखो अगर तुम्हें कोई भी बात परेशान करे तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो, ठीक है? पापा प्लीज आप जल्दी कीजिएगा। दिव्या ने अपने पापा से बात तो कर ली थी, लेकिन फिर भी उसके मन का डर जाने का नाम नहीं ले रहा था और उसका डर सच भी हो गया जब उसके एक्स ससुराल वाले दिव्या के ससुराल में आ गए। नमस्ते बहन जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी कौन है आप? आपकी बहू हमें अच्छे से पहचानती है, उसी से पूछ लीजिए आप। दिव्या तुम इन्हें जानती हो? वो मैं ये क्या हुआ, आवाज बंद हो गई क्या बहू? बहू? ये आपकी बहू कैसे हो सकती है? ये तो हमारे घर की बहू है। आपकी तो बस कुछ ही वक्त पहले हुई है ना, हमारे साथ तो इसका पहले से रिश्ता था, फिर इसके पिताजी ने हमारे साथ रिश्ता तोड़कर आपके साथ करवा दिया। हाँ दिव्या बताओ, हमारी तो सगाई भी हो चुकी थी, हम साथ में घूमने भी गए थे बाहर, कितनी बार, जरा बताओ तो। दिव्या क्या बोल रहे हैं? अरे बताइए ना भाभी, आप चुप क्यों हैं? भाभी ये लोग क्या बोल रहे हैं?
अरे इसके पास कुछ होगा तो बोलेगी ना। मैं बताती हूँ बहन जी, इस लड़की का रिश्ता पहले मेरे बेटे के साथ हुआ था। फिर इसके पिता को लगा कि आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। अरे ये लड़की तो मेरे बेटे के साथ कितनी बार बाहर घूमने गई है, बताओ। उसके बाद आपके बेटे के साथ शादी कर दी। नहीं मम्मी जी, ये लोग। एक मिनट दिव्या, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज एक बार। दिव्या, माँ ने कहा ना चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, ऐसी लड़की कि जिसने इन्हें धोखा दिया हो। एक मिनट, आप जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी बहू है, और मैं अपनी बहू के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। हाँ, हमें हमारी बहू पर पूरा विश्वास है। हम बाहर वालों पर विश्वास नहीं करते। आज तो आप लोग यहाँ आ गए हैं, लेकिन अगली बार अगर हमारे घर के या मेरी पत्नी के आसपास भी दिखे ना, तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत कर दूंगा, समझे? पुलिस तो बाद में आपको देखेगी, उससे पहले तो मैं ही देख लूंगा। अभी आप खुद जाएंगे कि मैं आऊं आपको बाहर तक छोड़ने के लिए? पागल है ये लोग। रवि, रिया, चलो यहाँ से। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। दिव्या बेटा, तुम इस घर की बहू और सदस्य हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? मम्मी जी मुझे लगा आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी सगाई रवि से इसलिए टूटी थी क्योंकि वो लोग हमसे दहेज मांग रहे थे। दिव्या, तुमने और तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों से रिश्ता रखना ही गलत है, लेकिन हमसे छुपाना ये भी तो गलत है। आज के बाद वादा करो कि तुम कुछ भी नहीं छुपाओगी। आप जैसे ससुराल वाले हो जो अपनी बहू पर इतना विश्वास करते हो, तो कोई भी लड़की कभी भी डर के साथ नहीं जिएगी। थैंक यू मेरे एक्स ससुराल से मुझे बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। घर की बहुओं की लड़ाई रसोई की सामान तक तो आ पहुंची थी, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ से सरोज जी ने समस्या का समाधान कर दिया। अब रसोई में सामान की कोई कमी नहीं है। आइए जानते हैं कि अब सरोज जी की 3 बहुओं की एक रसोई में क्या होने वाला है। एक दिन सरोज जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बहन शोभा और तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, शोभा, शोभा, अरे बहुओं इधर तो आओ, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है, जल्दी से आओ। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। वो और मेरे तीनों बेटे आज शाम तक घर आ जाएंगे। तुम सब मिलकर घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लो और उन चारों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो। चलो, मैं तुम तीनों की मदद करती हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, उनके सामने लड़ना बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं मौसी जी, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। तीनों बहुएं खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शाम को विनीता का पति वरुण, रेणु का पति राहुल, कोमल का पति कुणाल और अंत में सरोज जी के पति परमेश्वर सोमनाथ घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सरोज जी और उनकी तीनों बहुएं बहुत खुश होती है। इस बार बहुत दिन लगा दिया आपने आने में। आप खुद तो चले जाते हो और मेरे बेटों को भी ले जाते हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है हमें काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ पेट पूजा भी कराओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। विनीता बहू, रेनो बहू, खाना लगा दो। तीनों बहुएं मिलकर खाना लगा देती है। घर में लोग ज़्यादा हो गए और रसोई एक ही है, तो बहुएं कोशिश करती है कि घर के किसी सदस्य को शिकायत का कोई मौका ना मिले। विनीता ने सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। विनीता, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? हाँ अभी लाई। विनीता सबको नाश्ता दे देती है, लेकिन शोभा नाश्ता नहीं करती। अरे मौसी जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? हाँ शोभा, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा दलिया नहीं आया अभी तक। वरुण बेटा, क्या है ना, तुम्हारी मौसी ये सब पराठे, ब्रेड, मक्खन नहीं खाती, ये सिर्फ दलिया खाती है। विनीता बहू, जाओ दलिया ले आओ। ओ माँ जी, मैं तो दलिया बनाना भूल गई। वो सबके लिए नाश्ता बनाना था ना, तो याद ही नहीं रहा। विनीता, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? जब मौसी जी के लिए दलिया बनाया ही नहीं तो सुबह से रसोई में कर क्या रही हो? रहने दो बेटा, आज मैं यही सब खा लूँगी। एक दिन ये खा लूँगी तो कुछ नहीं हो जाएगा।
नहीं नहीं मौसी जी, आपके लिए दलिया ही बनेगा। रेनू, अगर विनीता भाभी भूल गई थी तो तुम्हें तो याद था ना, तुमने क्यों नहीं बनाया? मौसी जी हमारे घर की मेहमान है, उनका खास ध्यान रखना है तुम्हें, समझी? कोमल, तुम कहाँ थी सुबह से? जब दोनों भाभियों ने नहीं बनाया था तो तुम नहीं बना सकती थी? जाओ मौसी जी के लिए दलिया बना कर लाओ। रेनू और कोमल रसोई में जाती है और मौसी जी के लिए दलिया बनाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। तब सोमनाथ रेनू से कहते हैं, रेनू बहू। जी पापा जी। क्या कर रही हो बेटा? सबके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे भी देना 1 कप चाय। रेनू सबको चाय बनाकर देती है, लेकिन जैसे ही सोमनाथ चाय पीते हैं तो वो चाय मुंह से निकाल देते हैं। क्या हुआ जी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय तो अच्छी है लेकिन बहुत मीठी है। रेनू, तुम्हें पता है ना इन्हें डायबिटीज है, फिर भी मीठी चाय बना दी। मैं सबके लिए एक साथ ही चाय बना रही थी ना माँ जी, तो पापा जी के लिए भी बना दी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है रेनू? ढंग से काम क्यों नहीं करती? विनीता, जब रेनू सबके लिए चाय बना रही थी तो तुम रसोई में जाकर पापा जी के लिए चाय नहीं बना सकती थी? करती क्या रहती हो तुम सारा दिन? और कोमल, तुम्हारे हाथ पर मेहंदी लगी है, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। जाओ पापा जी के लिए दूसरी चाय बना कर लाओ। कोमल अपने ससुर के लिए चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाते हुए सोचती है, विनीता दीदी और रेनू दीदी की वजह से मुझे भी सबकी बातें सुननी पड़ती है। पता नहीं कब जाकर घुस जाती है रसोई में। रात का सारा खाना मैं बनाऊंगी और किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। आज रात को रसोई मेरे हाथों में रहेगी। अब कोमल रात के खाने की तैयारी करने लगती है। वो सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हर बार की तरह उससे भी एक गलती हो ही जाती है। तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन तुम्हें पता है ना रात को मैं बहुत हल्का खाना खाता हूँ। सॉरी कुणाल जी, मैं घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाने के चक्कर में ये बात तो भूल ही गई। बहू, तुम्हारा पति इतने दिनों के बाद घर आया है और तुम उसके लिए खाना बनाना ही भूल गई। तुम्हें अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। रेनू, जब कोमल खाना बना रही थी तब तुम क्या कर रही थी? तुमने कसम खा ली है क्या कि तुम कोई काम करोगी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोमल ने मुझे बताया ही नहीं कि वो खाना बना रही है, नहीं तो मैं उसकी मदद करवा देती। और विनीता, तुम क्या कर रही थी? तुम नहीं बना सकती थी कुणाल के लिए खाना? मैं बना तो देती, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कुणाल क्या खाता है। अरे तो पूछ लेती ना विनीता, इसी घर में रहता है कुणाल। जाओ अब कुछ हल्का फुल्का बना दो इनके लिए। तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक है, कोई काम ढंग से नहीं करती। माँ, आप कैसे झेल रही हो इन तीनों को? हाँ माँ, तीनों मिलकर एक घर नहीं संभाल पा रही है। कभी कोई कमी छोड़ देती है तो कभी कोई कमी। माँ, आपने ही बिगाड़ा है तीनों को। मैं देख रहा हूँ आप और मौसी जी इनके साथ मिलकर कितना काम करवाती हैं। माँ, अब आप इनके साथ मिलकर कोई काम नहीं कराएंगी। इन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब इसी तरह तीनों बहुएं अकेले ही सबका काम करने की कोशिश करती है और काम गलत होने पर तीनों को ही डांट खानी पड़ती है। छोटी सी छोटी गलती होने पर पति तो तीनों को सुनाते ही साथ में उन्हें उनकी मौसी जी और सास ससुर की भी सुननी पड़ती है। एक दिन तीनों बहुएं बात कर रही थी। हम कितना भी काम कर लें, लेकिन आखिर में सब हमें सुनाते ही है। मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। सारे घर वाले कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कुणाल जी मुझे डांटते ना तो बहुत दुख होता है। हाय हाय कोमल, कितनी ढीठ हो तुम। घर वाले तुम्हें इतना सुनाते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कोई। दीदी, आप ना जले पर नमक मत डालो, फर्क पड़ता है पर इतना भी नहीं पड़ता। पर कुणाल जी ना कुछ भी बोले तो उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। विनीता दीदी, हम अगर मिलकर काम करें, नाश्ता लंच और डिनर मिलकर बनाएं, तो हम सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रख पाएंगे और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी हमसे। हाँ रेनू दीदी, आप ठीक कह रही हो। अब से हम ऐसा ही करेंगे। अकेले अकेले सबका ध्यान रखने के चक्कर में हम रसोई में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए क्या बनाएं। माना कि हम तीनों बहुओं की रसोई एक है और घर में लोग ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ? हम सभी घर वालों को दिखा देंगे कि हम सबका ख्याल रख सकते हैं और रसोई भी अच्छे से संभाल सकते हैं। वो भी लड़े बिना।
अब तीनों बहुएं कमर कस लेती हैं। वो रसोई में एक साथ ही जाती हैं और एक साथ ही सबके लिए खाना बनाती। उस दिन के बाद से तीनों बहुओं को किसी ने भी डांट नहीं लगाई। उधर सरोज जी भी हैरान कि बहुएं हमेशा किचन में एक साथ रहती हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की तो कोई आवाज़ ही नहीं आती। क्या सरोज जी की बहुएं सच में सुधर गई हैं या आगे कोई और खेल होने वाला है? कोई और मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही है।